बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट एबीएसटी, लेसन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मित्तल लिमिटेड का चिट्ठा इस प्रकार है। लायबिलिटीज दी हुई है। इक्विटी कैपिटल है 1 लाख शेयर है और एक 10 रुपये का है। तो ये नंबर ऑफ शेयर आगे काम में आएंगे अपने 1 लाख। जब ईपीएस निकालेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का की अपन को जरूरत पड़ेगी, तो वो 1 लाख अंश काम में लेंगे। इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो ये बैलेंस शीट बनी हुई है उसके ऊपर कोष्टक में लिखा हुआ है कि आरएस इन लाख्स, मतलब सारे अमाउंट लाख में। जैसे 10 है, इक्विटी कैपिटल 10 है तो वो 10 लाख है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस जैसे 2 है तो इसका मतलब वो 2 लाख है। फिर 15% डिवेंचर 20 है तो इसका मतलब 20 लाख है। और करंट लायबिलिटी जैसे 8 है तो 8 लाख है। इस तरह से है। नेट फिक्स एसेट्स 25, करंट एसेट्स 15। नीचे कह रखा है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिक्स कॉस्ट पर एनम समझते हो, साल भर का 8 लाख। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं है, इंटरेस्ट इसके अलावा है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो 80%। कुल मिलाकर सेल्स का 80% वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है। जब भी कोई परसेंटेज दे तो जब तक क्लियर नहीं हो तो ये मानना है कि सेल्स का ही है। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 80% है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो है 3 और इनकम टैक्स रेट है 50%। फिर है आपको फर्स्ट पॉइंट है प्रतिअंश अर्जन यानी ईपीएस निकालना है। सेकंड परिचालन उत्तोलक डीओएल। थर्ड है वित्तीय उत्तोलक डीएफएल। और फोर्थ है संयुक्त उत्तोलक की गणना करनी है, मतलब डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ये अपन को निकालना है। तो अपन जानते हैं कि ईपीएस तक पहुंचने के लिए सेल्स से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब सेल्स चाहिए सबसे पहले। तो सेल्स कैसे आएगी? टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो जो 3 दिया हुआ है उसका अपन एक बार फॉर्मूला लगा कर देखते हैं। ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो बराबर सेल्स बटा टोटल एसेट्स होता है। ठीक है। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो दिया हुआ है 3, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल एसेट्स टर्नओवर 3, तो 3 के नीचे एक और रख लेंगे। ठीक है। किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 3/1 बराबर सेल्स का सेल्स आ जाएगा। और टोटल एसेट्स बैलेंस शीट का टोटल देख लीजिए आप, चाहे लायबिलिटी साइड का चाहे एसेट साइड का, बराबर आएगा। तो एसेट साइड का कितना है 40 लाख, लायबिलिटी साइड का भी 40 लाख, तो कुल मिलाकर 40 है। ठीक है। तो ये 40 रुपये नहीं है, 40 लाख है। तो 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स आ जाएगी 120 लाख। ठीक है। तो 120 लाख अपनी सेल्स आ गई। अब अपन इनकम स्टेटमेंट शुरू कर सकते हैं। और मैंने इसमें लिख रखा है कि सारे अमाउंट आरएस इन लाख, यानी जितने भी अमाउंट है वो सब लाख में है। जैसे 3 है तो 3 लाख, 8 है तो 8 लाख, 96 है तो 96 लाख। सबसे पहले स्टार्टिंग कर लिया मैंने सेल से 120 लाख। ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद में फिर वेरिएबल कॉस्ट की भी बात कर रहे थे कि सेल्स का 80% होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो बराबर 80%। तो सेल्स का 80% हो गया 96, यानी 96 लाख आ गया वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट यदि लेस कर देंगे तो 120 में से 96 लेस करेंगे तो 24 आ जाएंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। शॉर्ट में सी से इसको
प्रदिशित यानी अपन संकेताक्षर उसको दे सकते हैं शॉर्टकट में। कंट्रीब्यूशन मतलब सी। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 8 लाख, तो कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे यानी 24 में से 8 लाख लेस कर देंगे तो EBIT 16 लाख बच गई। उसके बाद में इंटरेस्ट डिवेंचर का अपना इंटरेस्ट निकालेंगे तो डिवेंचर कितना है, डिवेंचर है अपना 20, तो 20 का 15%, क्या 20 का 15% कितना हो गया, सॉरी 1 मिनट, अपना कितना आ गया, देखो सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट घटाते ही कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट घटा दिए 8 लाख दिए हुआ है तो EBIT आ गया। EBIT में से अब इंटरेस्ट घटाएंगे है ना, हाँ तो 20 लाख का 15% हो गया 3 लाख, 15 दूना 30 यानी 3 लाख हो गया। 20 लाख का 15% हो गया 3 लाख, तो इंटरेस्ट आ गया 3 लाख, ठीक है। तो 16 लाख में से 3 लाख लेस करेंगे तो EBT आ गया 13 लाख। अब टैक्स की रेट दी हुई 50%, इनकम टैक्स रेट 50%, तो EBT आ गया 13 लाख का 50% हो गया 6.5 लाख 6.5, तो EBT में से टैक्स लेस कर देंगे तो EAT आ गया 6.5 यानी 6.5 लाख। इसमें से प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं है अपने बैलेंस शीट में, नहीं तो प्रिफरेंस शेयर होता और उसका डिविडेंड होता तो वो भी लेस कर देते। इसी तरह से कोई ट्रांसफर करना हो किसी रिजर्व में, ट्रांसफर टू रिजर्व, तो वो भी अपन लेस कर देंगे, नहीं है तो मैंने नील कर दिया। और इस तरह 6.5 लाख रुपए अपने बच गए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। 6.5 को लाख में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6.5 को 1 लाख से गुणा कर देंगे तो ये आ गए 6,50,000 है ना, मैंने क्लियर कर दिया। इसी तरह से 8 को गुणा करना हो 1 लाख से तो 8 लाख आ जाएंगे, इसी तरह 96 को 1 लाख से गुणा करेंगे 96 लाख आ जाएंगे। कुल मिलाकर 1 लाख से इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से ये फुल अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। 6.5 लाख रुपए अपने प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया। अब कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस की फुल फॉर्म आप जानते हैं, अर्निंग पर शेयर प्रति अंश, उपार्जन या अर्जन जो भी है। तो ईपीएस का फॉर्मूला जो है ईपीएस बराबर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया अपना 6,50,000, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 6,50,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1 लाख इक्विटी शेयर है और एक 10 रुपये का है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर है, 1 लाख का भाग दे देंगे तो 6.5 लाख नहीं है अभी, ये 6.5 रुपये हैं, मतलब प्रति अंश 6.5 रुपये का ईपीएस है। अर्निंग पर शेयर है 6.5 रुपये, 6.5 लाख नहीं है अभी, ये 6.5 रुपये है, ठीक है, 6.5 रुपये ये। नेक्स्ट अब अपन को क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कमांड लीवरेज। तो सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर कंट्रीब्यूशन बटा EBIT। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया है 24 लाख, सारे अमाउंट लाख में ले रहे हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन भी लाख में लेंगे तो EBIT भी लाख में लेंगे, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। या पूरा लिख दो 24 लाख, 16 लाख, 0 से 0 क्रॉस हो जाएगी, है ना। 24 लाख को कंट्रीब्यूशन आ गया और EBIT आ गया 16 लाख, तो 24 लाख में 16 लाख का भाग देंगे तो 1.5, ये आपका DOL आ गया। फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है EBIT बटा EBT। तो EBIT कितना है 16, EBT कितना है 13, तो 16 में 13 का भाग देंगे, 16 में 13 का भाग देंगे तो 1.23 आ गया। कमांड लीवरेज, डिग्री ऑफ कमांड लीवरेज बराबर DOL गुणा DFL, मतलब जो DOL और DFL का जो आंसर आया 1.5 और 1.23, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.23 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.845। तो इसको अपन राउंड ऑफ करें
तो देखो 4 के बाद में 5 है, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उसको एक बढ़ा सकते हैं। तो 4, इस 5 से 4 क्या बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। तो राउंड ऑफ होकर 185 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.845 भी सही है और 1.85 भी सही है, कुछ भी कह दो एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है ना, उसको राउंड ऑफ कर लिया अपने। इस तरह से क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो पिछले क्वेश्चनों में भी ये टोटल एसेट टर्नओवर रेशो का अपने काम में आ रहा है। हालांकि ये जो फॉर्मूला है वो रेशो चैप्टर का है, लेकिन ये ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज चैप्टर में इसलिए आ गया क्योंकि कई बार अपन को इसकी मदद से अपन को सेल्स निकालनी होती है और इनकम स्टेटमेंट सेल्स के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता। तो एक दो क्वेश्चनों में पहले भी है टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, है ना, तो बहुत बड़ा आसान है, याद कर लो। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो बराबर सेल्स बटा टोटल एसेट्स। ठीक है, सेल्स निकालनी है, टोटल एसेट दिया हुआ है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके और ये सेल्स आ जाएगी। और सेल्स आने के बाद में फिर आप इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ईपीएस आप जानते हो कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, तो उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग दे देंगे और ये इस तरह से फॉर्मूला लगाकर अपन तीनों लीवरेज निकाल सकते हैं। बहुत आसान है यदि सिस्टम से करेंगे तो। अब यही पर्सन बड़ा आसान है, लेकिन मान लीजिए आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला ही नहीं आता है, तो फिर आप इस पर्सन को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। आगे सोल्व करने की बात तो दूर की बात है। ठीक है ना, तो स्टार्ट कैसे हो, इसके लिए टोटल एसेट टर्नओवर रेशो का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बड़ा आसान है, हर चीज़ आसान है यदि समझ के करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, साथ में आप एग्जाम्पल करते रहें, है ना, कोशिश करेंगे तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।